और दबाव बर्बाद कर देता है रिश्तों को। देखिए, शक को अगर आप प्योरली मेडिकली देखें और सोशली देखें तो दोनों में फ़र्क है। प्राइमरीली शक एक बीमारी भी है और शक एक कंडीशन भी है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जी जी। हमारे यहाँ शक जब बीमारी की सूरत में होता है तो मैं आपको छोटी सी मिसाल दे के समझाता हूँ। मेरा एक पेशेंट था, तो उसने आके बताया कि उसका मियाँ उस पे इस बात पे शक करता है कि जब भी किसी शादी पे तुम जाती हो तो जो कपड़े पहन के जाती हो वो मेरे लिए नहीं होते, तुम किसी और को दिखाने के लिए जाती हो। वो कहने लगी यहाँ तक तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन इससे एक स्टेप जब आगे वो चला गया, और वो स्टेप क्या था कि उसने ये शक करना शुरू कर दिया कि दूध वाला जब दूध लेने के लिए आता है या देने के लिए आता है, तो जो तुमने चूड़ियाँ पहनी हुई होती हैं ये तुमने उसको दिखानी होती है। अब दिस इज प्योरली, इट्स नॉट फिजियोलॉजिकल, दिस इज प्योरली पैथोलॉजिकल, एंड अल्टीमेटली शी वॉज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, और अल्टीमेटली दैट बॉय जो हस्बैंड था उसका, ही वॉज डायग्नोज्ड एज स्किज़ोफ्रेनिक। तो जो हमारे स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर शक करना, पेरोनिया या पैरानॉइड होना आम बात है, ये आम सी बात होती है। और ये एक बीमारी बन जाती है अगर बीमारी होती है, कंट्रोल ना करें। हाँ बिल्कुल, ये बीमारी शक होती एक बीमारी है, ही है। बिल्कुल बीमारी। अच्छा, अब ये तो एक बीमारी की हैसियत है, लेकिन हमारी सोशल लाइफ के अंदर इससे कम दर्जे के जो शक होते हैं जी। वो ज़्यादातर जो सोशल लाइफ में देखने में आए हैं वो एहसास कमतरी का नतीजा भी होती है। मिसाल के तौर पे यू सी, इफ़ somebody feels insecure, again I would refer to one of the patients, मतलब उसकी मंगनी इसलिए टूट गई लड़की की कि उसका जो मियाँ पाकिस्तान में नहीं है, वो बाहर इटली में है, अभी हुआ नहीं है, मंगनी थी उसकी, तो उसका था कि अपने फलाने कज़न से नहीं मिलना तुमने, क्योंकि द बॉय वॉज नॉट पढ़ा लिखा एज कम्पेयर टू द गर्ल, और जो कज़न्स थे दे वर वेल ऑफ एंड ही हैड गॉन अब्रॉड ओनली फॉर कमाने के लिए। तो वो एक इनसिक्योरिटी थी, एंड ही स्टार्टेड डाउटिंग टू एन एक्सटेंट कि जी वाई ऑन ईद ही केम और यू वेंट। तो क्योंकि हम मियाँ बीवी के हवाले से बात कर रहे हैं, वरना तो शक की और बहुत सी कंडीशन जैसे रिलेटिव हो गए ना शक, अपने किसी चीज़ को आप बिल्कुल ही जैसे कहते हैं टॉर्चर और टॉक्सिक कर दें। तो इसलिए आई थिंक इसके दोनों पहलू हैं। हमारा सोशल पहलू भी है, और मैंने स्टार्ट ही डिजीज़ से इसलिए किया कि बहुत दफ़ा यू सी एट द एंड ऑफ द डे पता लगता है कि नहीं ये तो बीमार है तब ये कर रहा है ये सारे काम। सोशल लाइफ में तो इसकी इम्प्लिकेशन है ही है, और ये हमें बहुत कॉमन है। अगर आप देखें, यानी इस शक को अगर आप थोड़ा सा आगे ले जाएं तो ये तो हर रिश्ते में आपको मिलेगा। बाज़ औक़ात माँ शक कर रही होती है कि मेरा बेटा बाहर जाता है तो क्या करता है। आपने मियाँ बीवी, माँ बहन, और सबसे बहन भाई के दरमियान, हस्बैंड वाइफ के दरमियान, लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप के दरमियान होता है। हर किसी का रिश्ता भी डिफरेंट है, कस्टमाइज्ड रिलेशनशिप से। आप मुझे बताइए समिया खालिद, जब बात करते हैं शक की, आपकी नज़र में शक क्या है? देखिए, शक का मतलब तो यही जो हम नॉर्मली कहते हैं कि दूसरे पे यकीन ना रहना और ये लगना कि वो मुझे चीट कर रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप के अंदर, स्पेशली मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में, ये क्यों आ जाता है, कब आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप एक लड़का लड़की शादी प्लान करते हैं तो उस टाइम में वो एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे होते हैं और वो बहुत खुशी के साथ अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करने जा रहे होते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि आप डाउट्स में आ जाते हो, आप टेंशन्स में आ जाते हो। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन है तो उसमें मैंने ये देखा कि मैं इस पूरी बात को ना कुछ स्टेजेस में एक्सप्लेन करूँगी। जब आपकी शादी होती है तो जो पहला टाइम होता है ना, जिसे हम हनीमून पीरियड कहते हैं, वो टाइम होता है जिसमें आप बहुत एक्साइटेड होते हो, बहुत खुश होते हो, और एक दूसरे की जब वो खुशी चल रही होती है ना, उसमें एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है जिसमें आपको सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट ही दूसरे का नज़र आ रहा होता है, नेगेटिव नहीं नज़र आ रहा होता। आप कह सकते हो कि आपका जो क्रिटिसिज्म वाला जो एलिमेंट है माइंड का, वो एक साइड पे होता है। अच्छा, जब आप इस टाइम पीरियड में रहते हो, कुछ लोगों का ये चंद दिनों का होता है, कुछ का कुछ महीने का होता है, उस टाइम में तो सब परफेक्ट है। सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है जब आप अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आते हो, हस्बैंड वाइफ को जॉब कर रहे हैं, स्टार्ट होगी, घर की ज़िंदगी स्टार्ट होगी, तो वो स्टेज आती है जिसमें अब आप
अब एक दूसरे से हटके सराउंडिंग्स के लोगों के साथ मिलते हो और उसी पर्सन के अदर एस्पेक्ट्स को देखना शुरू करते हो, वहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है जहाँ पे डाउट्स क्रिएट होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि आप एकदम कंफ्यूजन में जाते हो कि जो ये मुझे नजर आ रहा था क्या ये वही है या चेंज है, ये अब डाउट्स वाली जो स्टेज होती है ना, इसके अंदर आके बड़ा कंफ्यूज होते हो। अच्छा, इसमें आप अभी बता नहीं रहे किसी दूसरे को, लेकिन खामोश हो रहे हो, नोट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, इसकी ये बात अच्छी है, ये बात बुरी है। इस स्टेज पे अगर आप किसी को कंसल्ट कर लेते हो, किसी बड़े बहन भाई को, जिस पे आपको ट्रस्ट है उस पे, तो ये डाउट्स निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं किसी के साथ डिस्कस करते तो ये चीज़ आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के ये डेवलप हो जाती है आपके लो डिल्यूजन्स के अंदर, जिसके अंदर शक बनता है, जिसके अंदर ये इकट्ठा हो जाता है। एग्जैक्टली, जब आपके माइंड में इतना मवाद इकट्ठा हो जाता है कि आपको लगता है बस ये तो मेरे अगेंस्ट है, मुझे खुश नहीं देखना चाहता या मेरे। अच्छा, ये अभी तो मैंने आपको बताया कि डाउट आता कहाँ तक है। इससे पहले मैं अगर बात करूँ ना, लड़का लड़की एक ख़ास माहौल में पले बड़े होते हैं, जवान हुए होते हैं, आपकी स्पेसिफिक पर्सनालिटी आपके चाइल्डहुड से बनना शुरू होती है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनना शुरू होती है। अब वो मेल या फीमेल जो कि एक नए रिलेशनशिप में आ रहा है, जैसा उसने पहले अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, सेम वही चीज़ वो आगे उसी माइंडसेट के साथ जो है वो अप्लाई कर रहा होगा। आपको पता है ना, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे बिलीव्स बनाते हैं। अब यही वो बिलीव्स होते हैं जिनके साथ आप एक नए रिश्ते को स्टार्ट करते हो और डिसीजन मेकिंग भी करते हो। अब आपने अपनी परसेप्शन से एक लड़की को देखा और उसके बाद डिसाइड किया कि मुझे इसके साथ रहना है, वो किसी और माइंडसेट के साथ आई है, वो एक अलग इन्वायरमेंट में पली बड़ी है। जब वो आपके इन्वायरमेंट में आएगी, आप किसी और रिस्पेक्ट में उसको रिगार्ड कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, वो अलग में। जब आपकी सेकंड स्टेज आती है जिसके अंदर आप अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर आते हो, तब पता चलता है ओह शायद मुझसे गलत हो गया, शायद ये कि ये वो पर्सन नहीं था जिसके बारे में मैंने सोचा था। असल चीज़ वो होती है कि वहाँ पे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। अच्छा, इन डाउट्स को हैंडल करना इंतहाई ज़रूरी है। अभी सर बात कर रहे थे कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि आपकी हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की आपने बात की, इसकी तरफ भी जाते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम उससे पहले पूछ लें कि आपके नज़दीक शक क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा एक सब्जेक्ट चुना है आज डिस्कशन के लिए। और ये हमारे मुआशरे में फैली जो बुराइयाँ हैं, मुनाफरत है, दुश्मनियाँ हैं, जिसमें हमारी सैकड़ों हज़ारों ख़वातीन उसकी भीड़ चढ़ जाती हैं। तो ये मेनली, जैसे चूँकि मैंने एक निप्स में काम किया है एज हेड ऑफ़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़, तो मुझे ये पता था इस बात का कि जो बच्चे मतलब जिसमें स्पेसिंग नहीं होती, नेचुरली अंडर नरिश्ड बच्चे पैदा होंगे आके। कहते हैं ना 3 साल बाद 2.5 साल बाद प्रेगनेंसी होती है, बच्चा होता है, तो एक हेल्दी बच्चा पैदा होता है आगे। तो ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन और अंडर नरिश्ड बच्चे बेतहाशा हैं, हज़ारों की तादाद में। अब कहते हैं कि एक आदमी सही दिमाग है, ठीक ठाक नज़र आ रहा है, बातचीत भी सही कर रहा है, लेकिन एक वक्ती तौर पर आप उसको देखते हैं, आप उसको ये नहीं देखते कि वो घर जाकर क्या बिहेव करता है, दोस्तों से मिलता है क्या बिहेव करता है। इसी तरह चूँकि हम आज का जो टॉपिक है वो विद रेफरेंस टू एक शादी के लिहाज से कर रहे हैं कि मियाँ बीवी का एक रिश्ता होता है, तो उसमें जो सबसे बड़ी अहम बात डॉक्टर साहब ने बायोलॉजिकल रीज़न तो उसकी बताई है आके। ये मैंने आपको इसलिए बताई है कि आप देख रहे हैं कि हमारे मुआशरे में जो बेटा होता है वो माँ जो उसका साया होती है, जो प्यार करती है उससे, उसको मार देता है शक की बुनियाद पर। इसी तरह बीवी जो है वो अपने शौहर को मार देती है, ये भी आजकल बहुत हो रहा है। कोई और वजूहत होती हैं उसकी, मियाँ अपनी बीवी को मारता है। भाई बहन के जो मसाइल हैं, ये हमारी मुआशरे की सोसाइटी का जो एक बेशुमार कहानियाँ बनी हैं। इसमें जो मेन चीज़ देखने की है, मैं ये कहता हूँ कि चूँकि ये हालात होते हैं इस तरह के, जिस तरह के, अगर डॉक्टर साहब इसको बेहतर समझते हैं, मैं इसलिए आपको ही बता रहा हूँ आके, कि हमारे यहाँ आबादी जिस तरह से बढ़ रही है तेज़ी के साथ, उस आबादी में स्पेसिंग नहीं होती, उस आबादी को रोकने का कोई तरीका नहीं होता, लोगों को अनमेट नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा वो जो बच्चे पैदा होते हैं वो उनकी टाइम पीरियड का प्रॉब्लम हो जाता है, उनके जहन पूरी तरह तैयार नहीं होते आके। ये जो शक है, अब शक पे अगर आ जाएं तो शक को अगर आप देखें कि हमारे यहाँ शादियाँ जो होती हैं वो तो लड़का लड़की को पसंद कर लेता है, देख लेता है, दफ्तर में देखेगा, किसी और जगह देखेगा, कहीं शादी पे, कहीं उधर होगा।
हमारे यहाँ शादी से पहले जो लड़के लड़की की ज़हनी हम आहंगी को नहीं जांचा जाता, और वो कि एक दूसरे के साथ किस तरह कंपेटिबिलिटी है भी कि नहीं है आगे, जिसे कहते हैं शादी से पहले एक कंसल्टेटिव सेशन होना चाहिए लड़का लड़की का। और उसके साथ साथ मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर शादी से पहले इनकी कोई 4 महीने 5 महीने तक गुफ्तगू टेलीफोन पर भी होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे को समझ सकें क्या है। अब यही होता है ना, शादी से पहले क्या थे, शादी के बाद क्या हो गया। अब्दुल बासित साहब, आपने बहुत एक्यूरेटली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि हमें डॉक्टर शबाना मुफ्ती ने यूएसए से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ इज एवरीवन? वेलकम टू मेरी सहेली, कैसी हैं आप? बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू। डॉक्टर शबाना, जैसे कि आज का टॉपिक आपको पता है कि हम शक पर आज बात कर रहे हैं, तो आपके नज़दीक शक क्या है, इसकी रीजंस क्या हैं, कैसे शुरुआत कैसे होती है शक की? जी, अभी मेरा ख्याल है जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने पिछला पार्ट तो छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा जो सुना डॉक्टर साहब का, मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करना है। उसको शॉर्ट में बताती हूँ कि 3 वजूहात हो सकती हैं नफ्सियाती तौर पे। एक होती हैं एक्सपीरियंसेस, जो कि वो बता रही थी, जो तजर्बात होते हैं। इंसान एक तजर्बात का पूरा घड़ा हुआ मूरत है, जो अपने तजर्बात की बेस पे अपनी ज़िंदगी गुजारता है और उसको आगे लेकर चलता है। वो तजर्बात बचपन के हो सकते हैं, जिसे हम ट्रॉमा भी कहते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे अगर आपके माँ-बाप का अब्यूसिव रिलेशनशिप था या डिवोर्स थी या माँ-बाप आपस में लड़ते थे, तो बच्चे की नफ्सियात के ऊपर और उसकी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर छोड़ता है। या तो वो बच्चा या बच्ची बड़े होके क्लिंगी हो जाते हैं, उनको फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है, उनको लगता है कि हमें छोड़ के ना कोई चला जाए। वो बहुत क्लिंगी होके जिस तरह से शक करना शुरू कर देते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को नहीं निभा सकते, और हर वक्त उनके अंदर एक डर होता है कि मुझे ये जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ मुझे छोड़ के ना चला जाए। या फिर ये तजर्बात, या फिर वो बहुत हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो अगले बंदे को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। दोनों सूरत हाल में आपके रिलेशनशिप खराब होंगे। अगर आप उसको कंट्रोल करेंगे कि कहीं वो कहीं बाहर तो नहीं जा रहा, कोई ऐसे काम तो नहीं कर रहा, उसको शक की बुनियाद पे उसे जिंदगी कंट्रोल करेंगे, या फिर आप उसके पीछे पीछे फिर के कि किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा, फोन किससे कर रहा है, कहीं आईपैड पे लड़कियां तो नहीं देख रहा। तो इस तरह से जो है ना, आप दोनों सूरत हालात में अपने बचपन के तजुर्बात को आपकी वो जात का हिस्सा बन गए होते हैं। इसे चाइल्डहुड ट्रॉमा कहते हैं। आप उसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप एक इंसान जब बनते हैं, अनलेस कि आप जाके थेरेपी करें या आप अपने ऊपर काम करें या आपको सेल्फ अवेयरनेस हो जाए, आप एक्सेप्ट कर लें कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। दूसरा तजर्बात, जब आप टीनेजर होते हैं या अगर आप एडल्ट हो गए और उसमें अगर आपकी शादी होगी और डिवोर्स होगी, आपका रिलेशनशिप में आपके ऊपर पहले किसी ने चीट कर दिया या आपके रिलेशनशिप में आपके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, वो एक्सपीरियंस लेके आप अपने माजी को लेके साथ चलते हैं और आने वाली रिलेशनशिप में फिर आप शक व शुबात और लैक ऑफ ट्रस्ट, उस नए रिलेशनशिप में आप वो ट्रस्ट ना दे सकते हैं ना कायम रख सकते हैं। दूसरी चीज होती है, हम उसे कहते हैं जी सेंसरी गेटिंग। उसका ही मतलब होता है, जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो इस तरह से अल्लाह मियां ने बनाया है कि वो चीजों को अननेसेसरी इंफॉर्मेशन डॉक्टर शबाना, सॉरी टू कट यू इन द मिडिल, एक कॉलर होल्ड पे काफी देर से, उनकी कॉल लेना चाहूंगी, फिर आपके साथ हम यही से कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, वेलकम टू मेरी सहेली। मैं कायनात, थैंक यू, मैं कायनात बोल रही हूँ से। आई लाइक योर प्रोग्राम, या बहुत अच्छे इश्यूज एड्रेस करते, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड रेलिवेंट। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि आई एम अ वर्किंग वुमेन और मैं मैरिड भी हूँ, तो हमारा कॉलीग्स के साथ उठना बैठना भी होता है और हम आउटर मीटिंग्स के लिए भी जाते हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं उनको इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है कि क्यों गए, कैसे गए, किसके साथ गए, किस टाइम पे गए। तो वही छोटी छोटी सवालात बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज पैदा कर रहे हैं हमारे रिलेशनशिप में। तो हाउ टू कॉप अप इन विद दिस इशू, हम किस तरह से इस चीज़ को कॉप अप कर सकते हैं, इवन दो एवरीथिंग इज ऑलराइट बिटवीन अस, सिर्फ एक ये इशू आता है जिसकी वजह से हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट है हमारे। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर शबाना, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखिए, वो एडल्ट है, एक कोई छोटा बच्चा तो नहीं ना जो उन्होंने लेकर पाला है। उनके अंदर जो पर्सनालिटी के अंदर जो उनकी नफ्सियात है कि वो कोई शक कर रहे हैं और ट्रस्ट अपने रिलेशनशिप में बिल्ड नहीं कर पा रहे या इनके ऊपर नहीं कर पा रहे ट्रस्ट, तो कोई दबी हुई नफ्सियाती इमोशनल ऐसी उनकी पर्सनालिटी में कोई तजर्बा उनको बैठ के खुद से देखना पड़ेगा। या इनके अगर तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इनकी दोस्ती के साथ शादी हुई और ये कम्युनिकेट कर सकती हैं, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है